न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी विष्णु का नमस्कार। खरी कसौटी में आज हम दिखाएंगे भूजल गर्भ सप्ताह चल रहा है, इस पर हमारी रिपोर्ट होगी। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे अमरनाथ यात्रा पर लगी रोक, श्रद्धालुओं को होना पड़ रहा है निराश, अब वो डिजिटल से करेंगे यात्रा। इसके बाद आप देखें बारिश एनसीआर में हुई, उस पर हमारी रिपोर्ट होगी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी 2.5 साल 2 साल 5 महीने बाद निष्कासित किए गए विधान परिषद से, कांग्रेस को लगा झटका। शोभन सरकार मंदिर की क्या महिमा है, उसके कराएंगे दर्शन। और सबसे पहले देखें आज की सुर्खियां। विक्रम जोशी पत्रकार के परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए 10 लाख रुपए और पत्नी को देंगे नौकरी, बच्चों को देंगे निःशुल्क शिक्षा। विकास दुबे को संरक्षण देने वालों की होगी जांच। 1 अगस्त को मनाई जाएगी बकरीद, खुले में मांस ले जाने पर पाबंदी, खुली जगह पर बकरे की कुर्बानी नहीं दे सकेंगे। एनआरआई राम मंदिर में दान देने के लिए प्रधानमंत्री से ले इजाज़त। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने N95 मास्क के उपयोग पर लगाई रोक। भूजल गर्भ सप्ताह पर देखें हमारी रिपोर्ट। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। पानी की बूंद बूंद सहेजने के लिए उत्तर प्रदेश में 16 जुलाई से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें वर्षा का ज़्यादातर पानी सतह की समान ढालों से होता हुआ नदियों में जाता है तथा उसके बाद सागर में मिल जाता है। वर्षा के उस बहुमूल्य शुद्ध जल का भूमिगत जल के रूप में संरक्षण अति आवश्यक है। भूमिगत जल कुएं, नलकूप आदि साधनों द्वारा खेती करने तथा जन सम्मान के पीने हेतु काम आता है। भूमिगत जल सतह पर पीने योग्य उपलब्ध जल संसाधनों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण है। भारत के लगभग 80% गांव कृषि एवं पेयजल के लिए भूमिगत जल पर ही निर्भर हैं। भूमिगत जल अपना अस्तित्व तेजी से समेट रहा है। अन्य विकासशील देशों में तो ये स्थिति भयावह है। वहीं जहां जल स्तर लगभग 3 मीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से कम हो रहा है, पर भारत में भी स्थिति कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। ना तो हर प्रकार की मिट्टी पानी को जल ग्रहण करने वाले उन चट्टानों तक पहुंचाने में सक्षम होती है और ना ही हर प्रकार की चट्टानें पानी को ग्रहण कर सकती हैं और सरल वैज्ञानिक विधियों द्वारा जल को भूमि के भीतर पहुंचाया जा सकता है। भूमिगत जल संरक्षण कैसे करें? वर्षा काल में मकानों, छत पर गिरे जल को भूमि में पहुंचाने की व्यवस्था बना दी जाए। पानी की बर्बादी को रोका जाए, जैसे कि उपयोग करने के बाद नल बंद कर दिया जाए। कम से कम 1 पेड़ अवश्य लगाएं। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूजल संरक्षण सप्ताह समापन के अवसर पर कहा कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पानी की कमी नहीं है, लेकिन प्रकृति के इस अनमोल उपहार को हमें संरक्षित करके भी रखना होगा। पिछले 3-4 दशकों से जल का अत्यधिक उपयोग के कारण धरती सूखती जा रही है। कैमरामैन दिनेश मिश्रा के साथ मैं सरोज त्रिवेदी, खरी कसौटी न्यूज के लिए। 823 के आसपास विकास खंड हैं, इनमें से 287 विकास खंड में भूजल 20 सेंटीमीटर तक की गिरावट प्रतिवर्ष देखने को मिली है। 77 विकास खंड ऐसे हैं जिसमें 1 मीटर से आधा मीटर से 1 मीटर तक भूजल में गिरावट प्रतिवर्ष देखने को मिली है। अगर हम भूगर्भ जल विभाग द्वारा जो नवीनतम अध्ययन किए गए हैं उसके आंकड़े देखें तो और भी चिंताजनक दिखाई देते हैं। खासतौर पर 82 विकास खंड अतिदोहित, 47 विकास खंड क्रिटिकल और 151 विकास खंड ऐसे हैं जो सेमी क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत किए गए हैं। अतिदोहित विकास खंडों में भूजल रिचार्ज की तुलना में 100% से अधिक भूजल दोहन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप ऊपर के
एक्यू पर सूखते चले जा रहे हैं। वर्ष 2000 में अतितोहित विकास खंडों की संख्या मात्र 20 थी, जो आज बढ़कर के लगभग 129 पहुंच चुकी है। भूजल उपलब्धता की दृष्टि से सुरक्षित विकास खंडों की संख्या सन 2000 में 745 थी और 2017 आते आते ये घट करके मात्र 540 रह गई। यानी प्रदेश में भूजल की उपलब्धता निरंतर कम हो रही है, साथ ही इस जल संसाधन पर दबाव चिंताजनक स्थिति में बढ़ता जा रहा है। भूजल के संरक्षण और उचित उपयोग हेतु आमजन की सहभागिता। अमरनाथ यात्रा पर देखें हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण इस साल अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई है। यह फैसला श्री अमरनाथ श्री साइन बोर्ड ने लिया है। अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू होने वाली थी। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर में बेस कैंप तक तमाम तैयारियों के बावजूद इस बार अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। दरअसल यात्रा मार्ग पर कठुआ से घाटी तक सभी जिलों में कोरोना वायरस लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे पहले आतंकी हमले के बाद भी कभी ये यात्रा रोकी नहीं गई थी। लेकिन पिछले साल अनुच्छेद 370 घटाने की प्रक्रिया के दौरान यह यात्रा बीच में ही स्थगित कर दी गई थी। लेकिन अब सावन पूर्णिमा की 3 अगस्त तक पवित्र गुफा में सुबह शाम की आरती चलती रहेगी। साथ ही छड़ी मुबारक समेत सभी परंपराओं का निर्वहन होगा। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से कैमरामैन निशा के साथ लक्ष्मी। एनसीआर में बारिश ने बदला मौसम, देखें इस पर रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। इस बारिश से लोगों को गर्मी से निजात जरूर मिली है, लेकिन कई जगह पे हमें जल भराव की समस्या भी देखने को मिलती है। ऐसे समय जहां पे देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, अगर उस समय इस जल भराव के चलते कोई भी मच्छरों के काटने से अगर बीमारी होती है, जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, तो उस केस में लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर्स बुखार वाले पेशेंट्स को लेने से साफ साफ इनकार कर देते हैं और उन्हें कोरोना टेस्ट के लिए बोल दिया जाता है। तो इस बारिश में नगर निगम को ये करना चाहिए कि जहाँ पे भी जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है, वहाँ पे जल की निकासी के लिए अच्छे उपाय करें, जिससे कि मच्छरों की समस्या न उत्पन्न हो सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ हेडलाइट जला के जा रही हैं, क्योंकि विजिबिलिटी भी पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो चुकी है। मैं सौरभ बिश्नोई, खरी कसौटी न्यूज़ चैनल के लिए। समाज पार्टी के एमएलसी नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सदस्यता समाप्त की गई। इसमें सदस्यता समाप्त करने में 2 साल 5 महीने का वक्त लगा। देखें इस पर एक रिपोर्ट। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के मुताबिक नसीमुद्दीन को 22 फरवरी 2018 से ही अयोग्य करार दिया था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी 22 फरवरी 2018 को औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कभी बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेताओं में शामिल रहे। नसीमुद्दीन ने साल 2018 में पार्टी छोड़ दी थी और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। विधान परिषद अध्यक्ष बसपा की ओर से दाखिल शिकायत पर लंबी सुनवाई के बाद अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी की विधान परिषद के सभापति ने सदस्यता को अयोग्य ठहरा दिया है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर विधान परिषद अध्यक्ष के निर्णय की जानकारी दी। मिश्रा की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 22 फरवरी 2018 की तिथि से ही अयोग्य ठहराया गया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने 22 फरवरी 2018 को औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी और कांग्रेस में शामिल होने के बाद ही बसपा ने विधान परिषद अध्यक्ष के सामने याचिका दाखिल कर दी थी। अब हम आपको दिखाएंगे
शोभन सरकार के मंदिर के दर्शन करें। शिवाली थाना क्षेत्र के बागपुर गांव के शुक्लनपुरवा गांव के रहने वाले विक्रातानंद जी महाराज ने 11 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत के बाद वर्ष 1964 में शोभन आश्रम आ गए थे। वर्ष 1954 में हनुमानगढ़ी आश्रम शोभन की स्थापना महंत स्वामी जी ने की थी। आश्रम के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती गई। तभी महज 15-20वां ग्राम सभा की जमीन में स्थापित हनुमानगढ़ी शोभन मंदिर को उन्होंने एक बड़े आश्रम का रूप दे दिया और लोगों की श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ती गई। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से कैमरामैन सुमित के साथ लक्ष्मी। कल गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई। कल उन्हें गोली मारी गई थी, मौत उनकी आज हो गई। अब हम आपको बताना चाहेंगे ये गोली क्यों मारी गई थी। उन्होंने उनकी भतीजी को कुछ दबंगों ने छेड़ा और छेड़ने पर उन्होंने विरोध किया और पुलिस में इसकी रिपोर्ट लिखाने गए। इस पर जो दबंग थे नाराज हो गए और उन्होंने मारा पीटी की और उनके सर पर फायरिंग कर दी, जिससे कल उनकी हालत चिंताजनक बनी थी। लेकिन आज अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इस मौत से पत्रकारों में बेहद आक्रोश है कि अगर पत्रकार, ब्यूरोक्रेट या राजनेता सुरक्षित नहीं है तो उत्तर प्रदेश में कौन सुरक्षित होगा। हमने हमेशा आपको दिखाया कि दबंगों का जो राज है, साम्राज्य है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार उस कड़ियों को नहीं तोड़ पा रही है। सरकार ने इनके परिवार को 10 लाख रुपए की मदद दी है। इनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, बच्चों की मुफ्त शिक्षा का वादा किया है। बात ये नहीं है क्या 10 लाख से या 1 करोड़ देने से किसी का व्यक्ति वापस आ सकता है, या दबंगों में, गुंडों में आज सरकार के प्रति, पुलिस के प्रति भय क्यों नहीं है, और हो भी तो क्यों हो भय। क्योंकि अगर विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया जाता है तो तमाम लोग, तमाम समुदाय के लोग, ब्राह्मण समुदाय के लोग आ जाते हैं कि वो इनकाउंटर किया गया है, उसको मारा गया है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने लगती है। माननीय न्यायालय पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन न्यायालय को भी देखना चाहिए कि कितना क्रूर बदमाश है और उसने ये क्रूरता की, तो उसके पक्ष को अगर कहीं भी सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए कि अगर ऐसे व्यक्ति निश्चित पुलिस के उससे भाग रहा होगा, क्योंकि वो भाग रहा था कानपुर में, जब उसे लगा कि नहीं पुलिस हमको उत्तर प्रदेश ले जा रही है, अब हमको कानपुर ले जाएगी, उसने भागने की निश्चित कोशिश की होगी। लेकिन ये जांच के बिना इस विषय पर इस तरह की याचिकाओं को कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वरना कानून का सहारा लेते हुए जो गुनहगार हैं वो बेगुनाह अपने को साबित कर लेते हैं। क्योंकि न्याय इतना विलंब से मिलता है कि उस न्याय के विलंब से मिलने के कारण न्याय के प्रति लोगों की जो विश्वास और आस्था है वो टूट जाती है, डगमगा जाती है। क्योंकि किसी चीज़ का इंतज़ार जो है वो बहुत लंबा दिखाई देता है, एक एक सेकंड, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक साल के बराबर लगता है जब आदमी इंतज़ार करता है। इसमें भी जोशी के परिवार के लोग मांग कर रहे हैं, उस पर गाजियाबाद के एसएसपी नथानी ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बात गिरफ्तारी से नहीं चलेगी, बात सज़ा शीघ्र होनी चाहिए और ऐसी सज़ा होनी चाहिए जो लोगों में, जो बदमाश हैं उनमें एक भय पैदा कर दे और उन्हें लगे कि इस तरह से आम आदमी को न तो मारा जा सकता है, न सड़क पर छेड़ा जा सकता है, और ना उनके साथ कोई बदतमीजी की जा सकती है, न लोगों की जबरन ज़मीनें कब्जाई जा सकती हैं। बदमाशों में एक भय का माहौल होना चाहिए। सरकार ये माहौल कैसे कायम करेगी, उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे अपना रुतबा कायम करेगी जिससे बदमाश खौफ खाएं और उत्तर प्रदेश छोड़कर बदमाश चले जाएं, ऐसा कब होगा, हमें इंतज़ार होगा। हम इसका इंतज़ार करेंगे कि उत्तर प्रदेश में शांति, राम राज्य, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है तो राम राज्य की स्थापना हो और कोई भय का माहौल ना हो, कोई आतंक का माहौल ना हो
गुंडे बदमाश यहाँ से उत्तर प्रदेश छोड़ के योगी के सरकार में, योगी के राज्य में चले जाएं, ऐसी कामना करते हैं। हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। सुबह 8:30 बजे बिश्नोई केसी फेसबुक पर हम आपको मिलेंगे, पूरे दिन भर की जो खबरें हैं उन्हें बताएंगे। उसके साथ ही जो अखबारों की खबरें होंगी उन्हें भी बताएंगे। और अगर वो कार्यक्रम आप देखते हैं तो आपको अखबार और टीवी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर उसे देखें। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।